साथियों नमस्कार। रीट परीक्षा में पूछे गए अब तक की पिछली परीक्षाओं में जो 2011, 2012 में आरटेट और 2015 और 2017 में हुई रीट में पूछे गए प्रश्नों के इस विश्लेषणात्मक पैटर्न पे आधारित इन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज की तीसरी क्लास इस पैटर्न पे आधारित 2 क्लास से पहले हो चुकी है। पहली क्लास में हमने 2 टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी और पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित ये 2 टॉपिक्स पर आधारित कुल 9 प्रश्नों पर हमने विशेष रूप से चर्चा की थी। इसी कड़ी में ये तीसरी क्लास आप सभी के सामने है। देखिए 2 टॉपिक्स आज हम फिर से लेते हैं आगे और 2 टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? पहला टॉपिक है पंथ निरपेक्षता और दूसरा टॉपिक है सामाजिक न्याय। इन 2 टॉपिक्स से रिलेटेड पूछे गए प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उनको थोड़ी व्याख्या करके हम थोड़ा खोल के उसे समझते हैं। पहला प्रश्न देखिए इस दिशा में और पहले प्रश्न को समझिए। लिखा है भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। पूछा गया ये प्रश्न रीट परीक्षा 2015 में। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है राज्य का अपना धर्म है। दूसरा ऑप्शन है राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। तीसरा है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। चौथा ऑप्शन है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। देखिए जब पंथ निरपेक्षता की संकल्पना को, इस अवधारणा को जब हम विस्तार से पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि ये एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है जो अपने अंदर अनेक प्रकार के अर्थों को समेटे हुए है। पंथ निरपेक्षता के दायरे में जब हम समझें, इसको विस्तार से हम समझते हैं। हालांकि इस प्रश्न में पंथ निरपेक्षता की संकल्पना को भारतीय संविधान के संदर्भ में पूछा गया है कि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो हम उसके 2-3 जो एंगल बनते हैं उन एंगल्स पे थोड़ी चर्चा करके हम उसका विश्लेषण करते हैं। देखिए पंथ निरपेक्षता का मतलब हम समझें तो इससे पहले आप समझिए कि किसी देश और उस देश में किसी धर्म, उन दोनों के बीच में संबंध क्या है। इस आधार पे हम पंथ निरपेक्षता की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि ये एक ऐसा राज्य को यहाँ देश के संदर्भ में समझिए आप। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का अर्थ देश से होता है। एक राजनीतिक संकल्पना है ये कि यदि किसी राज्य का अपना कोई राष्ट्र धर्म है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका अपना राष्ट्र धर्म है, तो इसका मतलब उस राज्य में और धर्म में एक विशेष प्रकार का संबंध है किसी एक धर्म में, और वहाँ किसी एक धर्म को विशेष दर्जा दिया गया, राष्ट्र धर्म वहाँ पे अपनाया गया, किसी एक धर्म को दर्जा दिया गया है। तो इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध हुआ राज्य और धर्म के बीच में। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो अरब देश मान लीजिए, सऊदी अरब वगैरह इध हैं, या पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, यहाँ पे इस्लाम धर्म को वहाँ का राष्ट्र धर्म माना गया। इसी तरीके से इजराइल की बात करें, वहाँ यहूदी धर्म वहाँ का राष्ट्र धर्म है। 2006 से पहले नेपाल में हम देखें तो हिंदू धर्म वहाँ का राष्ट्र धर्म था। लेकिन जब हम पश्चिमी देशों की ओर देखते हैं तब हम पाते हैं कि वहाँ धर्म और राष्ट्र, धर्म और राज्य, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा गया है। धर्म को व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय माना गया जिसका राज्य से कोई संबंध नहीं है। राज्य धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा और वो व्यक्ति के धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि वो उसका व्यक्तिगत मामला है। राज्य का धर्म से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उसका अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। ये उसकी थोड़ी सी संकल्पना हो जाती है। हम इसके ऑप्शंस में देखते हैं तो ये दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई देता है कि राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, तो असल में ये पंथ निरपेक्षता के दायरे में आता है। ये जो वाक्य बी ऑप्शन में है ये धर्म निरपेक्षता के दायरे में आता है। इसकी विस्तृत संकल्पना अगर हम देखें, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये भी धर्म निरपेक्षता के दायरे में आता है, पंथ निरपेक्षता के दायरे में आता है। और तीसरा ऑप्शन है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता, ये भी धर्म निरपेक्षता के दायरे में, पंथ निरपेक्षता के दायरे में आता है। पहले ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन पंथ निरपेक्षता के दायरे में आते हैं। प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान में धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो इन तीनों में से हम कौन, ये तो हम समझते हैं ये तो नहीं है, इन तीनों में से हम किसको माने।
तो यहाँ पे पंथ निरपेक्षता का एक दूसरा तत्व और समझिए आप, जो भारतीय संदर्भ में हम समझ सकते हैं। देखिए, पंथ निरपेक्षता को हम दो मॉडल हम मान सकते हैं पंथ निरपेक्षता के। एक पंथ निरपेक्षता का नकारात्मक मॉडल और दूसरा पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक मॉडल। पंथ निरपेक्षता का नकारात्मक मॉडल राज्य को धर्म से बिल्कुल अलग करता है कि राज्य और धर्म का बीच में कोई संबंध नहीं है, किसी भी धर्म से राज्य का कोई संबंध नहीं है, और राज्य को धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी प्रकार की उसकी कोई रुचि नहीं होगी, क्योंकि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। दोनों में एकदम सेपरेशन, बिल्कुल अलगाव, बिल्कुल अलग। ये नकारात्मक मॉडल हम कह सकते हैं इसमें, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य धर्म के मामले में धर्म से कोई संबंध नहीं होगा, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा राज्य का उसमें। इसे हम यूरोपीय मॉडल इस मायने में कह सकते हैं कि यूरोपीय देशों में, पाश्चात्य देशों में धर्मनिरपेक्षता के इसी मॉडल को अपनाया गया, राज्य को धर्म से बिल्कुल अलग। लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता के नकारात्मक मॉडल को अपनाने की बजाय हमने यहाँ पे सकारात्मक मॉडल को अपनाया। सकारात्मक मॉडल का मतलब यह है कि राज्य को धार्मिक मामलों से उदासीन नहीं रखा गया, बल्कि राज्य और धर्म के बीच में संबंध स्थापित किए गए, लेकिन यह तय किया गया कि राज्य का अपना कोई राष्ट्र धर्म तो नहीं होगा, कोई एक खास धर्म उसका पोषण नहीं करेगा, उसको राष्ट्र धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा। सभी धर्म राज्य की नज़र में बराबर होंगे, किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। सभी धर्मों का राज्य बराबर नज़र रखते हुए समान रूप से उनका सम्मान करेगा, और उसका अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा, किसी एक धर्म को विशेष संरक्षण नहीं दिया जाएगा, बल्कि सब धर्म बराबर होंगे। तो हमने धर्मनिरपेक्षता का मतलब सब धर्म बराबर, लेकिन हमने सभी धर्मों को यहाँ पे मान्यता दी है। मतलब राज्य इस तरीके से उदासीन नहीं है धर्म के मामलों में जिस तरीके से यूरोपीय देशों में है। तो इस तरीके से चूंकि यहाँ पे हमने सकारात्मक मॉडल अपनाया, इसलिए इस सकारात्मक मॉडल को भारतीय मॉडल भी कहा जाता है। तो आप यूँ समझिए, धर्मनिरपेक्षता के दो मॉडल, नकारात्मक मॉडल और सकारात्मक मॉडल। नकारात्मक मॉडल यूरोप में, सकारात्मक मॉडल ये भारत में। नकारात्मक मॉडल का मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य का धर्म से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा। और सकारात्मक मॉडल का मतलब यह है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, वो देगा, और उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो हम प्रश्न पे वापस लौटते हैं। देखें, अगर हम भारत के संदर्भ में इस बात को समझें, पंथ निरपेक्षता के तत्व को, तो इसमें सही उत्तर होता है डी, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, क्योंकि सकारात्मक मॉडल है, और परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो ये मैं समझता हूं इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न भी पंथ निरपेक्षता से संबंधित है। पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? आरटीईटी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न। पहला ऑप्शन मौलिक अधिकार में, दूसरा ऑप्शन नीति निश्चय तत्व में, तीसरा प्रस्तावना में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग आपको इनमें से किस में मिलता है? मेरे ख्याल से आप सभी को ये उत्तर आता होगा, जानते हैं आप, और ख़ासतौर से तब तो आप विशेष रूप से जान पाएंगे क्योंकि इसमें लिखा गया बाद में जोड़ा गया, और बाद में आप जानते हैं कहाँ जोड़ा गया। देखें, इसके उत्तर की हम बात करते हैं। आप जानते हैं एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन। पहले हम इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इससे हटकर थोड़ी सी एक चर्चा और भी करेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगी। एक संविधान संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और वो संशोधन हुआ प्रस्तावना में। हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो कि इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, और वो जो 3 शब्द जोड़े गए उसमें पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द था अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न पूछा है कि पंथ निरपेक्ष शब्दावली किस भाग में मिलती है, जो बाद में जोड़ी गई। बाद में जोड़ी गई का मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी ये पंथ निरपेक्ष शब्दावली कहां जोड़ी गई थी? प्रस्तावना में जोड़ी गई थी। आप यूं समझिए कि कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि जब इसे 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द
संविधान में जोड़ा गया। इससे पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग संविधान में था ही नहीं। तो फिर क्या इसका मतलब हम ये समझें कि भारत 1976 से पहले पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं था, या 1976 के बाद में ही भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना? क्या ऐसा है? तो असल में जब हम इस पर चर्चा करें तो असल में ऐसा नहीं है। ये हम मानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही इस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया, उससे पहले ये शब्द नहीं था। लेकिन हम अगर इसके भाव की बात करें, इसके सार की बात करें, इस शब्दावली के भाव की बात करें, तो इससे पहले भी 1976 से पहले भी भारत के संविधान के दूसरे हिस्सों में इसका भाव निहित था। इसके भाव की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि मौलिक अधिकार में हम इसके उस भाव को, उस तत्व को ढूंढ सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे, ताकि आप लोगों को उसका रिवीजन थोड़ा सा हो जाए, उस बारे में आप थोड़ा सा समझ सकें, उसको और बेहतर तरीके से जान सकें। देखिए, यहाँ पे इन प्रश्नों को यहाँ आपके सामने रखने और उसको विस्तृत रूप से व्याख्या करने का एक उद्देश्य ये है कि आप इसके बीच की पीछे की कुछ बातों को, जो आप शायद हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स न जानते हों, वो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ सकें। मौलिक अधिकार जब आप पढ़ते हैं तब आप अनुच्छेद 15 पढ़ते हैं। देखिए, पंथ निरपेक्षता के तत्व कौन कौन से अनुच्छेद में हमें उसका भाव मिलता है, उसका सार मिलता है। आर्टिकल 15 आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा आर्टिकल 15 की भाषा क्या कहती है। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य नागरिकों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किन किन आधारों पर? 5 आधार बताए गए, और वो जो 5 आधार बताए गए, वो एक बताया गया धर्म और मूलवंश, और एक उसमें है जाति। तो धर्म और जाति के, हालांकि 5 आधार, हम 2 इन आधारों की विशेष रूप से पंथ निरपेक्षता के दायरे में बात करते हैं कि धर्म और जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। सब लोग बराबर होंगे, सभी धर्म को मानने वाले लोग बराबर होंगे, सभी धर्म बराबर होंगे, राज्य सभी धर्मों को बराबर मान्यता देगा, किसी भी जाति को मानने वाले सभी लोग बराबर होंगे, किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो असल में जब हम आर्टिकल 15 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 15 की इस भाषा में हमें पंथ निरपेक्षता के उस तत्व को हम ढूंढ सकते हैं, हमें वो देखने को मिलता है, वो आर्टिकल 15 में पाया जाता है। इसी तरीके से आर्टिकल 16 की जब हम बात करें तो आर्टिकल 16(2) कहता है, आर्टिकल 16(2) ने कहा कि लोक नियोजन के संबंध में राज्य नागरिकों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ 5 आधार बताए गए थे और यहाँ 7 आधार बताए गए कि इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हम फिर से इन्हीं 2 आधारों की बात करते हैं। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरियां देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ देखिए, नौकरी देने में भी किसी धर्म के व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो ये भी पंथ निरपेक्षता के दायरे में आता है। लेकिन इसको और थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखें तो एक अनुच्छेद है जहां विशेष रूप से, बहुत विस्तृत रूप से हम पंथ निरपेक्षता के उस तत्व को बहुत गहरे तक हम उसमें पाते हैं, और वो है अनुच्छेद 25। हमारे मौलिक अधिकारों में भाग 3 में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक एक अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अपने अंतःकरण के अनुसार वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, उसे किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करने हेतु स्वतंत्रता है, और उसे अपने धर्म का प्रचार करने हेतु वो स्वतंत्र है। और वो ये समान स्वतंत्रता दी गई, सभी लोगों के लिए ये स्वतंत्रता समान रूप से दी गई। मतलब ये आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की समान स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ये आर्टिकल 25 कहता है। और चूंकि इसमें सभी धर्म के लोगों को ये स्वतंत्रता दी गई और समान रूप से स्वतंत्रता दी गई कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का, ये पंथ निरपेक्षता का तत्व हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 25 विशेष रूप से है। अंतःकरण के अनुसार का मतलब जो उसका मन कहे, वो अगर उसका मन कहता है वो किसी एक धर्म को माने तो वो मान सकता है ऐसा।
और अगर वो किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहता तो ये भी उसका अपना अधिकार है, इसके लिए भी वो स्वतंत्र है कि वो किसी भी धर्म को ना माने। तो मतलब ये कि आर्टिकल 25 हमें आस्तिक होने का अधिकार भी देता है और हमें नास्तिक होने का अधिकार भी देता है। तो ये एक तरीके से स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो ये पंथ निरपेक्षता के तत्व हमें दिखाई देते हैं। आर्टिकल 26, 27, 28 इसमें भी पंथ निरपेक्षता के तत्व दिखाई देते हैं, लेकिन मोटे तौर पे यहाँ मैं चर्चा आपसे आर्टिकल 25 के बारे में विशेष रूप से करना चाह रहा था। तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसका उत्तर अगर देखें तो शब्दावली का प्रयोग हम देखें तो इस शब्दावली का प्रयोग हमें देखने को मिलता है प्रस्तावना में, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें जोड़े गए थे। मैं समझता हूं इस प्रश्न को हमने थोड़ा सा और अच्छे से खोल के पढ़ा है, जिसमें आपको शायद जानकारी और भी मिली होगी। तीसरा प्रश्न देखें, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, नियुक्ति का वर्ष था। रीट परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न शायद हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना आए, और कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है उन्होंने पहली ही बार काका कालेलकर शब्द ये नाम सुना हो। ऑप्शन 1951, 1953, 1955 और 1957। देखें, इस प्रश्न को हम थोड़ा सा और खोल के समझते हैं, और इस संदर्भ में हम 3 आर्टिकल्स की खास तौर से बात करेंगे। आप सही उत्तर देने की कोशिश करें इसमें, अगर नहीं भी आता है तो कोई खास बात नहीं है, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 15, और अनुच्छेद 15 में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 15(4). पहले आप आर्टिकल 15(1) क्या कहता है उसकी बात को समझिए। हमने अभी चर्चा की थी कि राज्य नागरिकों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ये आर्टिकल 15(1) कहता है। लेकिन और 15(2) में भी भेदभाव न करने की बात की गई है, लेकिन आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5) इनमें बात की गई है भेदभाव करने की, लेकिन वो तर्कसंगत आधार पे। यदि उनमें ये भेदभाव किया जाएगा तो वो समानता का उल्लंघन नहीं होगा। तो आर्टिकल 15(4) कहता है कि राज्य है, यदि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए यदि वो विशेष उपाय करता है, उनके उत्थान के लिए यदि वो विशेष प्रयास करता है, तो उसके द्वारा किए गए ऐसे प्रयासों को समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि राज्य SC, ST और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु विशेष उपबंध, विशेष उपाय कर सकता है। तो यहाँ विशेष उपाय करने की बात की गई SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए। इसी तरीके से एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 16(4). आर्टिकल 16(4) में आप जानते हैं आर्टिकल 16 का संबंध सरकारी नौकरियों से है, और आर्टिकल 16(4) कहता है कि लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियां देने में राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करेगा जिनका उसके मतानुसार सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो यहाँ नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, किसको? पिछड़े वर्गों को। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, पिछड़े वर्गों में से भी कौन से पिछड़े वर्गों को? उस पिछड़े वर्ग को जो राज्य के मतानुसार उसका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो 2 आधार यहाँ पे आरक्षण के आर्टिकल 16(4) ये देता है। पहला तो है कि वो वर्ग, उस वर्ग का क्या होना आवश्यक है कि वो वर्ग पिछड़ा हो, और दूसरा आधार कि उस वर्ग का सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। ये 2 आधार आरक्षण के हम मान सकते हैं आर्टिकल 16(4) के अनुसार। तो अब पहली बात यहाँ पे ये आती है कि नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा और वो पिछड़े वर्ग को दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कौन से वर्गों को पिछड़ा वर्ग माने? हम क्या करें तय कि जिस आधार पे हम ये मान सकें कि ये वर्ग पिछड़ा हुआ वर्ग है और ये वर्ग पिछड़ा हुआ वर्ग नहीं है? तो इसका मापन कैसे हो, इसका आंकलन कैसे हो, इसके मापदंड क्या हो, इसके आधार क्या हो? इसी के साथ एक आर्टिकल साथ में आप और पढ़िए, एक अनुच्छेद है आर्टिकल 340, और आर्टिकल 340 कहता है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु, पिछड़े वर्गों के अनुसंधान हेतु, अन्वेषण हेतु
एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा जो पिछड़े वर्गों के संबंध में विभिन्न प्रकार के आंकड़े, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, उसका विचार राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, जिससे कि पिछड़े वर्गों का कल्याण हो सके, पिछड़े वर्गों का उत्थान हो सके। तो यहाँ पे प्राधिकारी की नियुक्ति, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया प्राधिकारी की नियुक्ति करने की। अब इसी संदर्भ में राष्ट्रपति ने 1953 में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु पहला पिछड़ा वर्ग आयोग उसका गठन किया और उसका अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया वो किया गया काका कालेलकर को। ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था जो प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा। आर्टिकल 340 कहता है वो प्राधिकारी पिछड़ा वर्ग आयोग, ये समझिए आप। और चूंकि काका कालेलकर उसके अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हीं के नाम से इस आयोग को काका कालेलकर आयोग कहा जाता है। ध्यान से समझना इस बात को। काका कालेलकर आयोग, इस आयोग को कहा जाता है और ये आयोग आता है 1953 में। तो इसका सही उत्तर आप ढूंढ सकते हैं, वो होगा 1953, काका कालेलकर आयोग। लेकिन बात थोड़ी सी और आगे हम बढ़ाते हैं इसमें कि काका कालेलकर आयोग ने जो सिफारिशें दी थी पिछड़ा वर्ग से संबंधित, उन सिफारिशों को प्रभावी नहीं माना गया। ये माना गया कि वो पिछड़े वर्ग की पहचान करने में नाकाम रहा, इसलिए उसकी सिफारिशों को लागू भी नहीं किया गया। इसके बाद में 1979 में एक और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और ये जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल। और उन्हीं के नाम से इस दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग को, ये पहला था और दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग को उन्हीं के नाम से जो उसके अध्यक्ष थे, इसे कहा जाता है मंडल आयोग। और ये मंडल आयोग आता है 1979 में। और मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे, इनका पूरा नाम मैं लिखा देता हूं आपको, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो आप यूं समझिए कि दो आयोग अब तक आए हैं। मंडल आयोग ने विस्तृत रूप से पूरे देश का दौरा करके पिछड़े वर्गों की पहचान की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। जैसे आप जानते हैं, फिर बाद में वीपी सिंह सरकार 1989 में वीपी सिंह ने उनकी सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी का आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% किया था, ये आप जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? आरटेट परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा गया कि ये बिल है जो बालकों का अधिकार बिल 1992 का, इसका कौन सा एक्ट, कौन सा वो जो अनुच्छेद ये कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 12-13, अनुच्छेद 23, 28 और 29, अनुच्छेद 36। यहाँ एक खास बात तो आप ये समझिए कि यहाँ जो ऑप्शन में आपको अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 12-13, अनुच्छेद 23, 28, 29 और अनुच्छेद 36 दे रखे हैं, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद नहीं है। इन्हें आप संविधान के अनुच्छेद समझने की गलती मत कीजिएगा। ये आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के जो बिल होते हैं जो संसद पारित करती है, जो एक्ट के रूप में होते हैं, उनमें भी अलग अलग बिंदु होते हैं धाराओं के रूप में। जैसे आपने आरटी पढ़ा होगा, राइट टू एजुकेशन, और राइट टू एजुकेशन एक्ट में आपने विभिन्न प्रकार की धाराएं पढ़ी होंगी, आपके सिलेबस में भी मेरे ख्याल से है वो। तो जिस तरीके से उसकी अलग अलग धाराओं में अलग अलग बातें कही गई, उसी तरीके से ये भी उसकी धाराएं हैं उस बिल की। तो उसकी कौन सी धारा ये कहती है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? ये प्रश्न पूछा गया 2012 में और इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 42। एक थोड़ा सा सुझाव मेरा इस प्रश्न को देखकर मुझे जो लगा कि आप में से मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को ये प्रश्न, इसका उत्तर शायद नहीं आ रहा होगा, जिसने पिछले प्रश्न परीक्षाओं के जो अगर प्रश्न देखे हैं तो उसको शायद ये आता होगा। इसके अलावा शायद आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं। और मेरा ये सुझाव है कि आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यदि आप इस एक बिल के विभिन्न धाराएं, जैसे ये तो 42 में, तो आप 1 से लेकर 2, 3, 4, 42 तक और इसके आगे भी जितनी भी धाराएं हैं उन सबको याद कीजिए, फिर कोई से भी पूछ सकते हैं
और ये बिल एक ही थोड़ी ना है, ऐसे तो अनेक एक्ट संसद ने पारित किए हैं। जैसे बाल श्रम अधिनियम 1986 का, उसमें बहुत सारे धाराएं हैं। कौन कौन सी धाराओं को याद करेंगे हम। इसके अलावा उसमें तो संशोधन 2016 में हुए भी है बाल श्रम अधिनियम में। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं। अब कौन कौन से कितने एक्टों की, हमें तो संविधान के अनुच्छेद हैं उनको याद करने पर विशेष थोड़ा सा जोर देना है। इन बिल के इन धाराओं को हम चाहें तो भी इतने विस्तृत, इतना ज़्यादा है कि हम याद नहीं कर पाएंगे। ये एक गलत दिशा में एक तरीके से एक कदम हो जाएगा, हमारी मेहनत गलत दिशा में की हुई हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर ईमानदारी से मैं आपको कहूँ तो असल में इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी नहीं आता था, और मैं समझता हूँ मुझे भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानने की कोई आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसे प्रश्नों पर चिंता व्यक्त मत कीजिए। और एक बात ये भी कि इतने कठिन प्रश्न, इस तरीके के जो प्रश्न है वो कभी मेरिट को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि ऐसे प्रश्न किसी को नहीं आते, और जो प्रश्न किसी को भी नहीं आते उससे किसी प्रकार का रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को थोड़ा सा आपको समझना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन एक बहुत विशेष बात ये भी जान लीजिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। इसको आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि सफलता के लिए ज़रूरी है कि आपके लिए जो बहुत मायने रखने वाली चीज़ है आप उनको इम्पोर्टेंस उसी लेवल पे दें। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। रीट परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ऐसे प्रावधान जिसका संबंध सामाजिक न्याय है उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यह इसमें पूछा गया प्रश्न। पहला ऑप्शन है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण। दूसरा ऑप्शन है विधायकों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण। तीसरा है समान कार्य हेतु समान वेतन, और चौथा है बाल श्रम निषेध। देखिए हम इसका उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। हम ये भी समझेंगे कि सामाजिक न्याय क्या है, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले हम उसी बात पर चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब, न्याय का अगर हम इस संकल्पना की बात करें तो न्याय का संबंध समानता से बहुत गहरे रूप से है, कि समाज में सभी लोग बराबर हों, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, वो किसी आधार पे हो, चाहे किसी धर्म के आधार पे, किसी मूल वंश जाति लिंग के आधार पे। समाज में विभिन्न आधारों पे किए गए भेदभावों की समाप्ति कर देना एक तरीके से न्याय की दिशा में पहला कदम है। उसे हम न्याय कह सकते हैं, सामाजिक न्याय कह सकते हैं, कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब लोग बराबर होंगे। लेकिन सामाजिक न्याय इससे भी दो कदम आगे चलकर उसमें और गहराई भी है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि सब लोग बराबर होंगे, इसका मतलब सभी लोग बराबर होने का मतलब यह है कि आप सभी लोगों को एक नज़र से देखेंगे, बराबर मौके देंगे, बराबर अवसर देंगे। और न्याय का सीधा सा मतलब है कि अवसर की समानता, आप सभी लोगों को बराबर मौके देंगे, बराबर अवसर देंगे। लेकिन आप इसको थोड़ा सा तार्किक दृष्टिकोण से देखें तो आप समझिए कि समाज का जो स्वरूप है, समाज की जो प्रकृति है वो बहुत जटिल है। उसके जो स्तर हैं वो बहुत अलग अलग स्तर के हैं। सभी लोग एक स्तर पे नहीं जीते, सभी लोगों के जीवन का स्तर एक जैसा नहीं है, सभी लोगों के पास सुविधाएं एक जैसी नहीं है, सभी लोगों के पास चाहे आर्थिक या सामाजिक दृष्टिकोण से जो एक वो है ओहदा मान लीजिए, उसकी प्रतिष्ठा मान लीजिए, वो समान नहीं है, वो अलग अलग स्तर हैं उसके। और चूंकि समाज का ये ढांचा इतना जटिल है तो फिर समानता का ढांचा भी हमें वो उसमें भी थोड़ा सा बदलाव, उसमें भी हम बराबर अवसर नहीं दे सकते। फिर जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूँ आपसे कि आप जानते हैं कि भारत में सदियों से महिलाओं की जो स्थिति रही भारतीय समाज में या पूरी दुनिया के समाज में समझ लीजिए चाहे, वो प्राथमिक नहीं रही। पुरुषों की स्थिति समाज में प्राथमिक रही, महत्वपूर्ण रही, अव्वल रही, और महिलाएं हमेशा दोयम दर्जे पर रही। उन्हें आगे बढ़ने के मौके वो उस दिशा में इतने नहीं मिले जितने पुरुषों को मिले, और वर्तमान समय में भी ये कमोबेश में स्थितियां हैं। तो जब उन्हें मौके बराबर नहीं मिले, पहले से ही उनको मौके बराबर नहीं मिल रहे हैं, समाज में उनका स्तर, समाज में उनकी जो एक ओहदा है वो पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा नीचे है, उन्हें सुविधाएं कम दी जाती हैं, उनकी स्थितियां थोड़ी कमज़ोर हैं। तो ऐसा वंचित वर्ग, ऐसा शुरू से कमज़ोर वर्ग
यदि हम कह दें कि इस मामले में पुरुष और महिलाएं सब बराबर रूप से होंगी और जो आगे रहेगा उसको ये पद मिल जाएगा। मान लीजिए कोई भर्ती निकलती है, हम कहते हैं ये पुरुष और महिलाएं बराबर हैं, जो इसके लिए जिसको ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा या जो ज़्यादा आगे आएगा उसको ये पद मिल जाएगा। तो आप ये बताएं आप कि क्या हमने यहाँ शुरू से ही भेदभाव नहीं किया? क्योंकि महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होने की वजह से पुरुष तो पहले से मजबूत स्थिति में है, तो वो महिलाएं कमज़ोर स्थिति में रह के उन ऊंची स्थिति के उन पुरुषों की बराबरी कर कैसे पाएगी? इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यदि सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है तो हमें उस पिछड़ा वर्ग, जो वंचित वर्ग है, जो नीचे वर्ग है, उस वर्ग को इस वर्ग के बराबर लाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अतिरिक्त उसे सुविधा देनी पड़ेगी ताकि ये मुख्य धारा में शामिल हो सके। और वंचित वर्गों को दिए जाने वाले ये विशेष छूट, ये विशेष प्रावधान, ये सामाजिक न्याय के दायरे में आते हैं। इसे विभेद तो कहते हैं, लेकिन ये विभेद तर्क संगत है। इसे तार्किक असमानता कहते हैं, तर्क संगत असमानता कहते हैं। और ये तर्क संगत असमानता सामाजिक न्याय के दायरे में ही आती है। तो जहाँ सामाजिक न्याय समानता की बात करता है, वहीं सामाजिक न्याय तार्किक असमानता की बात भी करता है, क्योंकि उसी तार्किक असमानता में हम नीचे वाले वर्गों को, पिछड़े वर्गों को ऊपर बराबर की स्थिति में लाने में कामयाब रहते हैं, ताकि वो समाज में अपनी भागीदारी महत्वपूर्ण रूप से समझकर, भागीदार बनकर समाज के विकास में अपना रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो हम इसी दिशा में देखें तो पहला ऑप्शन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और इसका प्रावधान आप जानते हैं कहाँ किया गया है, वो किया गया है अनुच्छेद 16(4) में इसका प्रावधान किया गया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण ये प्रदान किया गया। फिर अगर हम बात करें विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, तो ये प्रावधान जो दिया गया वो किया गया है। अगर संसद की बात करें हम, तो संसद में जो आरक्षण दिया गया SC ST को, वो है अनुच्छेद 330। और राज्य विधानमंडल, विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां पे वो दिया गया है आर्टिकल 332 उसमें। तो इसमें SC ST को आरक्षण दिया गया ताकि वो नीचे वाले वर्ग हैं, पिछड़ा हुआ तबका है, उसको विशेष संरक्षण दिया जाए। ये सामाजिक न्याय की श्रेणी में आता है। समान कार्य हेतु समान वेतन, इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 39D में। नीति निर्देशक तत्वों में समान कार्य के लिए समान वेतन के सभी लोग, ये एक जैसा काम करने वाले लोगों को एक बराबर वेतन मिलेगा, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, किसी जाति का किसी धर्म का है। एक पोस्ट पर काम करने वाले दो लोग, समान पोस्ट पर काम करने वाले दो लोगों को बराबर वेतन मिलेगा। इस तरीके से ये किया गया आर्टिकल 39D में। बाल श्रम निषेध, आप जानते हैं मौलिक अधिकारों में से एक अनुच्छेद है आर्टिकल 24, और आर्टिकल 24 बाल श्रम निषेध करता है। बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे भी वंचित वर्ग में हैं, और बच्चों को यदि इस तरीके से विशेष संरक्षण दिया जाता है, उनको श्रम करने से निषेधित किया जाता है, इसका मतलब यह है कि यदि वो श्रम करने से निषेधित करेंगे तभी तो बच्चे अपने अधिकारों को समझकर एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे और उनका शोषण से हम उन्हें बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, बच्चे वंचित वर्ग में आते हैं क्योंकि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहते हैं, उन्हें समझ नहीं, इतनी उनमें परिपक्वता नहीं है कि वो अपने अधिकारों को समझ सके और उन अधिकारों को के लिए प्रोटेस्ट कर सके, विरोध कर सके अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो बच्चों का शोषण होने की संभावना चूंकि बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने उनको संरक्षण प्रदान किया है। तो अगर हम इसको देखें तो प्रश्न में समझिए सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो ये प्रावधान है, ये प्रावधान भी है, ये भी है और ये भी है। संविधान में भी चारों का जिक्र किया गया। और दूसरी बात, सामाजिक न्याय से संबंधित भी हैं चारों, क्योंकि ये वंचित वर्ग, SC ST वंचित वर्ग, SC ST वंचित वर्ग, यहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन सभी लोग बराबर, और यहाँ पे बच्चे, ये वंचित वर्ग, सभी सामाजिक न्याय की श्रेणी में, इनको दिए गए संरक्षण सामाजिक न्याय की श्रेणी में आते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर जो रीट परीक्षा 2017 में प्रश्न आया था, इसमें आप जानते होंगे इसे बोनस दिया गया था। तो यहाँ मेरा इस प्रश्न को विस्तार से खोलने का, विस्तार से समझाने का उद्देश्य यह है कि आप ये समझ सकें कि इस प्रश्न को बोनस क्यों दिया गया था। प्रश्न को बोनस इसलिए दिया गया कि चारों ही प्रावधान सामाजिक न्याय की श्रेणी के संवैधानिक प्रावधान है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये शायद
समझ आ गया होगा कि इस प्रश्न को बोनस क्यों दिया गया था। तो इस तरीके से ये 2 टॉपिक थे, पंथ निरपेक्षता और सामाजिक न्याय। इन दोनों से संबंधित हमने कुल 5 प्रश्नों पर चर्चा की, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए और उनका उत्तर ये होगा तो ये क्यों होगा, उसका हमने व्याख्यात्मक विश्लेषण किया। मैं समझता हूँ कि आपको इस क्लास से शायद थोड़ी मदद मिली होगी। ऐसी ही एक और क्लास में, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।